वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका सुबंत सर लाया हूँ आपके लिए और एक नया वीडियो। आज की इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसका मैंने पार्ट 1 आप लोगों को करा दिया था। आज इस पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा। ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। तो बच्चों करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों, आप लोगों ने MnO4 माइनस आयन के बारे में तो सुना ही होगा। ये कौन सा आयन है? परमैंगनेट आयन। अच्छा, इसमें मैंगनीज का ऑक्सीजन नंबर होता है +7, तो इसका D0 कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें तो DD ट्रांजिशन नहीं होगा। उसके बाद भी ये कलर्ड क्यों होता है? देन हाउ MnO4 इज पिंक, कैसे हो जाएगा? बच्चों आप लोग मुझे ऐसे मत देखो, मैं आपको अभी आंसर बताऊंगा और सारी चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। देखो इसका मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। मैंने आप लोगों को लास्ट दिन बताया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कलर के लिए 2 मेन ट्रांजिशन होता है, एक DD ट्रांजिशन और एक होता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। आज के इस लेक्चर में हम लोग चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, मैं आप लोगों को ये चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एंड आसान तरीके से समझाऊंगा। ये जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअली उतना डिटेल में नहीं है जेई मेन से एडवांस में, ठीक है, लेकिन इसका जो ब्रीफ कॉन्सेप्ट है वो इम्पोर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पे कोशिश करूँगा आसान तरीके से समझा पाऊँ। ठीक है, तो देखो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा क्या होता है, इसमें क्या बताया जा रहा है? It occurs from transition in which an electron is transferred from one atom or group in the molecule to another one within the same molecule। मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा एक पार्ट से और एक पार्ट तक, सेम मॉलिक्यूल के अंदर। फिर से सुन लो, एक मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। यहाँ पे वन पार्ट मतलब क्या है? या तो वो एटम हो सकता है या तो ग्रुप हो सकता है। ठीक है, विद इन द मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। और देखो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो हमें ऑर्बिटल के बारे में तो बात करना ही पड़ेगा, फील्ड ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल के बारे में तो बात करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे जो ऑर्बिटल का बात करेंगे वो एक्चुअली में कौन सा ऑर्बिटल होगा? मॉलिकुलर ऑर्बिटल होगा। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, इट ऑकर्स बिटवीन मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स दैट आर एसेंशियली सेंटर्ड ऑन डिफरेंट एटम और ग्रुप। इस लाइन का मीनिंग क्या है मैं आपको थोड़ी देर में डिटेल में समझा रहा हूँ। इसको और एक तरीके से हम लिख सकते हैं। देखो ये जो मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बारे में बताया है बिटवीन द मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, एक्चुअली में क्या होता है? Generally, electrons are transferred from molecular orbital with ligand-like character to those molecular orbital with metal-like character, vice versa। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को हमें थोड़ा समझना है। देखो बच्चों, जब हम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का बात करेंगे तो उसमें मेटल का ऑर्बिटल होगा, मेटल का D ऑर्बिटल और भी बहुत सारा ऑर्बिटल हो सकता है। एंड लिगेंड का कुछ मॉलिकुलर ऑर्बिटल हो सकता है, जैसे CO लिगेंड है। CO लिगेंड के अंदर उसके अंदर सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, तो वहाँ पे सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, पाई बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार, पाई स्टार वगैरह वगैरह होगा। ठीक है, जब मेटल प्लस लिगेंड आपस में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएंगे तब मेटल का ऑर्बिटल एंड लिगेंड का ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होके नया मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाएगा, जिसको हम बोलेंगे मॉलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ कॉम्प्लेक्स। देखो मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाइड मॉलिकुलर डायग्राम बनाया है कॉम्प्लेक्स का। अच्छा, दिस इज नॉट द एक्चुअल मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर द कॉम्प्लेक्स। एक्चुअल मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और उसका कॉन्सेप्ट भी तुम लोगों के लेवल में नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, इसमें सिंपल तरीके से मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम को बनाया है। देखो ये मेटल का D ऑर्बिटल है और ये लिगेंड का बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है। अब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन हो रहा है। ये मान लो तुम्हारा
एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल जैसे बन गया, ये मान लो एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जैसे बन गया है। अब देखो मैं क्या बोल रहा था, लिगैंड का सेपरेटली बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है। तो ये लिगैंड का बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है और ये लिगैंड का एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है। अब इन दोनों के बीच में भी आपका कॉम्बिनेशन होकर कुछ ऐसा एक मोलिकुलर ऑर्बिटल बन सकता है। यहाँ पे देखो ये जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बना है, ये मोलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी लिगैंड का मोलिकुलर ऑर्बिटल के आसपास है। इसका और इसका एनर्जी का डिफरेंस बहुत ही कम है कंपेयर टू इसका। तो इस मोलिकुलर ऑर्बिटल के पास ज़्यादा कैरेक्टर होगा लिगैंड का, इसीलिए इस मोलिकुलर ऑर्बिटल को हम बोलेंगे, लिगैंड सेंटर्ड मोलिकुलर ऑर्बिटल या मोलिकुलर ऑर्बिटल विथ लिगैंड लाइक कैरेक्टर। ठीक है, एंड इसका देखो एनर्जी एंड मेटल का जो ऑर्बिटल का एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम है कंपेयर टू द इसका एंड इसका। ठीक है, मतलब इस ऑर्बिटल के पास ज़्यादा कैरेक्टर किसका होगा, मेटल का, बिकॉज मेटल से इसका डिस्टेंस कम है। तो इसको हम बोल देंगे मेटल सेंटर्ड एमो या एमो विथ मेटल लाइक कैरेक्टर। अच्छा, ये जो ऑर्बिटल है इसके पास देखो लिगैंड का कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, इस ऑर्बिटल को हम क्या बोलेंगे, लिगैंड सेंटर्ड। ये भी एक्चुअली लिगैंड सेंटर्ड होगा और ये लिगैंड सेंटर आपका एंटी बॉन्डिंग होगा। ठीक है, लिगैंड सेंटर्ड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग एमओ। अब देखो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है एंड इस इलेक्ट्रॉन का ऐसे ट्रांजिशन होता है, फिर उसको हम बोलेंगे लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। बिकॉज देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम द मोलिकुलर ऑर्बिटल विथ लिगैंड लाइक कैरेक्टर टू द मोलिकुलर ऑर्बिटल हैविंग मेटल लाइक कैरेक्टर। तो इस ट्रांजिशन को हम बोलेंगे लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, इसका नाम हो जाएगा LMCT, लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। अब मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, एंड ये वाला ऑर्बिटल खाली है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होता है तब क्या होगा, तब देखो इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम molecular orbital with metal like character to molecular orbital with ligand like character। तो यहाँ पे जो चार्ज ट्रांसफ़र होगा उसको हम बोलेंगे मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफ़र, MLCT। तो ये होता है बेसिक फंडा ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र। मैंने देखो यहाँ पे आपको दो चार्ज ट्रांसफ़र बताया है, लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र
एंड मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफ़र। इसको इन दोनों को छोड़ के और भी दो होता है, एक होता है मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र और एक आपका होता है लिगैंड टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफ़र। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो, अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र यहाँ से यहाँ होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर लिगेंड सेंटर्ड एमओ से मेटल सेंटर्ड एमओ में जाता है, तो हम ऐसा कह सकते हैं लिगैंड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड मेटल इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ठीक है, लिगैंड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड मेटल इज गेटिंग रिड्यूस्ड। एंड इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में होगा मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड लिगैंड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये चार्ज ट्रांसफ़र एक्चुअली में क्या है, रेडॉक्स प्रोसेस है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, एक पार्ट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा और एक पार्ट का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा। ठीक है, फिर से सुन लो, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल टू अनदर पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, मतलब एक पार्ट का या तो रिडक्शन या तो ऑक्सीडेशन, दूसरे पार्ट का या तो रिडक्शन या तो ऑक्सीडेशन कुछ होगा। ठीक है, तो ये है बेसिक फंडा चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा का। अच्छा देखो, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा मोर इंटेंस दैन डी ट्रांजिशन, मतलब कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा एंड कलर ड्यू टू डी ट्रांजिशन, इन दोनों में किसका इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, चार्ज ट्रांसफ़र का इंटेंसिटी ज़्यादा होगा। अब इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न एक्चुअली में कुछ लापोर्ट सिलेक्शन रूल होता है वगैरह वगैरह होता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये 20 सेमेस्टर के सिलेबस में, तो ये सब हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये पॉइंट ध्यान रखोगे, चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा आर मोर इंटेंस दैन डी ट्रांजिशन। ठीक है, अच्छा देखो, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा मोर इंटेंस दैन डी ट्रांजिशन, मतलब कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा एंड कलर ड्यू टू डी ट्रांजिशन, इन दोनों में किसका इंटेंसिटी ज़्यादा होगा, चार्ज ट्रांसफ़र का इंटेंसिटी ज़्यादा होगा। अब इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न एक्चुअली में कुछ लापोर्ट सिलेक्शन रूल होता है वगैरह वगैरह होता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये 20 सेमेस्टर के सिलेबस में, तो ये सब हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये पॉइंट ध्यान रखोगे, चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा आर मोर इंटेंस दैन डी ट्रांजिशन। ठीक है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा देखो, 4 टाइप्स का जनरली होता है। लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र LMCT बोलते हैं इसको, मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफ़र MLCT बोलते हैं, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र एंड लिगैंड टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफ़र। इसमें देखो जो मेनली डिटेल में हम पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे अच्छे से, वो है लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। ठीक है, तो देखो पहला है आपका लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र में क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मॉलिकुलर ऑर्बिटल विथ लिगैंड लाइक कैरेक्टर टू ए मॉलिकुलर ऑर्बिटल विथ मेटल लाइक कैरेक्टर। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे ये सिंप्लीफाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम फिर से आपके लिए बनाया है। देखो ये आपका होगा मॉलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ लिगैंड या मॉलिकुलर ऑर्बिटल विथ लिगैंड लाइक कैरेक्टर, या आपका मॉलिकुलर ऑर्बिटल विथ मेटल लाइक कैरेक्टर। अच्छा यहाँ पे देखो जो ट्रांजिशन होगा एमओ ऑफ लिगैंड टू एमओ ऑफ मेटल, वो एक्चुअली क्या होगा, इसको हम इस ऑर्बिटल को हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे होमो ऑफ लिगैंड, और इसको हम बोल देंगे लूमो ऑफ मेटल। ठीक है, अच्छा मैंने लिखा है होमो ऑफ लिगैंड, इसका मतलब होमो ऑफ या होमो विथ लिगैंड लाइक कैरेक्टर। होमो मतलब हाईएस्ट मॉलिकुलर ऑर्बिटल, लूमो मतलब लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल। देखो यहाँ पे ट्रांजिशन होने के लिए
ट्रांजिशन होने के लिए ये वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा ये फील्ड होना चाहिए और ये वाला आपका एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इट शुड बी एम्प्टी एंड इट शुड बी फील्ड। होमो का मीनिंग होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऑक्यूपाइड, और लूमो का मीनिंग होता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है, इस इलेक्ट्रॉन का ऐसे यहाँ पे ट्रांजिशन होगा और इसको हम कहेंगे लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। अब देखो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर के कारण कलर क्यों होता है? जनरली लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर में जो ट्रांजिशन एनर्जी होता है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए जो ट्रांजिशन एनर्जी होता है ड्यू टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, वो विजिबल रेंज या नियरली विजिबल रेंज के अंदर आता है, ठीक है। अब देखो अगर इनके बीच में, अच्छा इसको मैं लिख देता हूँ डेल्टा ई, लिखता हूँ डेल्टा ई, डेल्टा ई मतलब आपका ट्रांजिशन एनर्जी। इन दोनों के बीच में अगर एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा तो ट्रांजिशन होने में दिक्कत हो जाएगा। वो ट्रांजिशन आपका ऐसा हो सकता है विजिबल रेंज के अंदर ना हो, यूवी रीजन के अंदर हो जाए या कोई और हायर एनर्जी ऑफ स्पेक्ट्रम के अंदर हो जाए, ठीक है। अगर ये ट्रांजिशन एनर्जी कम होता है तो एलएमसीटी अच्छे से होगा। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूँ, लेसर द डेल्टा ई बेटर विल बी द LMCT। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो LMCT अच्छे से होने के लिए, LMCT फेवरेबल होने के लिए लिगेंड का कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए एंड मेटल का कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है। देखो लिगेंड के क्राइटेरिया में मैंने क्या लिखा है, लिगेंड शुड हैव फील्ड ऑर्बिटल हैविंग हायर एनर्जी। मतलब देखो इसका एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए। अगर इसका एनर्जी ज़्यादा होगा तो इनके बीच में डिफरेंस क्या होगा, कम होगा, उससे LMCT फेवरेबल होगा, ठीक है। अब इस पॉइंट को कौन सेटिस्फाई करेगा? डोनेटिंग एटम ऑफ द लिगैंड शुड हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो ये फेवरेबल क्राइटेरिया है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है आपका अगर बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के लिए भी हो सकता है LMCT, ये आपका मोस्ट फेवरेबल क्राइटेरिया है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने से क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने से ऑर्बिटल का एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मान लो आपके पास सल्फर है एंड आपके पास ऑक्सीजन है, किसके लिए ऑर्बिटल का एनर्जी ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली सल्फर के लिए ऑर्बिटल का एनर्जी ज़्यादा होगा, होमो का एनर्जी ज़्यादा होगा, ठीक है। सल्फर के लिए आपका क्वांटम नंबर भी ज़्यादा होता है। तो लिगेंड का ये जो होमो है इसका एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए। इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा ये वाला पॉइंट भी इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। लिगेंड शुड बी इजीली ऑक्सीडाइजेबल। देखो LMCT में क्या हो रहा है, LMCT में ligand is getting oxidized। लिगेंड का एमओ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो लिगेंड ऑक्सीडाइज होगा एंड मेटल क्या होगा, मेटल विल बी रिड्यूस्ड, मेटल इज गेटिंग रिड्यूस्ड। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था चार्ज ट्रांसफर प्रोसेस आपका रिडॉक्स प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अगर लिगैंड इजीली ऑक्सीडाइजेबल है, तो आसानी से LMCT हो जाएगा। इजीली ऑक्सीडाइजेबल मतलब क्या है, एनर्जी ज़्यादा है। अगर एनर्जी ज़्यादा है, अगर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, हाँ या ना। अगर ऑर्बिटल का एनर्जी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। इजीली ऑक्सीडाइजेबल मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, मतलब ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा। तो इस पहले पॉइंट को
ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। आपको ये याद रखना है, लिगेंड शुड बी इजीली ऑक्सीडाइजेबल। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है देन डेल्टा ई विल बी लेसर एंड LMCT will be favorable। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक सेम मेटल लिया है। सेम मेटल लेंगे तो उसका लुमो का एनर्जी सेम रहेगा। अब मैंने लिगैंड चेंज कर दिया है, लेफ्ट टू राइट मैंने लिगैंड चेंज कर दिया है। मान लो ये आपका, ये पहला वाला आपका है सल्फाइड लिगैंड के लिए, सेकेंड वाला आपका है ऑक्साइड लिगैंड के लिए। ठीक है, सॉरी, पहला वाला आपका है, पहला वाला आपका होगा ऑक्साइड के लिए, सेकेंड वाला आपका होगा सल्फाइड के लिए। ऑक्साइड एंड सल्फाइड में ऑब्वियसली सल्फाइड के लिए होमो का एनर्जी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसे और भी एग्जांपल हो सकता है। अगर मान लो आपके पास है, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ब्रोमाइड या आयोडाइड, किसके लिए डेल्टा ई कम होगा? ऑब्वियसली आयोडाइड के लिए डेल्टा ई कम होगा, मतलब आयोडाइड के लिए LMCT फेवरेबल होगा। तो ये तो हो गया लिगैंड का क्राइटेरिया। अब मेटल का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? देखो, मेटल शुड हैव लोअर एनर्जी वैकेंट ऑर्बिटल या लूमो, मतलब इसका एनर्जी कम होना चाहिए। अगर इसका एनर्जी कम होगा तो इनके बीच में डिफरेंस क्या होगा? कम हो जाएगा। अगर डिफरेंस कम हो जाएगा LMCT क्या हो जाएगा? फेवरेबल हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा या आसानी से हो जाएगा। अब इस पॉइंट को कौन फेवर करेगा? ये मेटल शुड बी इजीली रिड्यूसिबल। अब इजीली रिड्यूसिबल कैसे होता है? अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होता है। देखो, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगा मतलब ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। अगर ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा तो ऑर्बिटल का एनर्जी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, मतलब इसका लेवल नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ऑर्बिटल का एनर्जी कम, वो कैसे हो रहा है? ड्यू टू हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। और अगर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो इजीली रिड्यूसिबल होगा। इसलिए हमने लिखा है अगर मेटल इजीली रिड्यूसिबल है तो LMCT अच्छे से हो जाएगा। अच्छा, यहां पे देखो, ये आपका मान लो क्रोमियम 6 है और ये आपका मान लो Mn7 है। तो क्रोमियम 6 या Mn7 एक ऐसा कंपाउंड देखो, CrO4 2- डाइक्रोमेट, MnO4- परमंगनेट। इसमें मैंगनीज का +7 है, इसमें क्रोमियम का +6 है। अब आपको पता ही है परमंगनेट एंड डाइक्रोमेट में कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है? परमंगनेट अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बिकॉज उसमें मैंगनीज का क्या है? उसमें मैंगनीज का +7 है। अगर +7 है तो अच्छे से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इसका मतलब दूसरों को अच्छे से ऑक्सीडाइज करेगा। तो MnO4- एंड CrO4 2- में MnO4- स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब इजीली रिड्यूसिबल है। तो किसके लिए डेल्टा ई कम होगा? डेल्टा ई कम होगा आपका MnO4- के लिए। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे इन कॉन्सेप्ट के ऊपर। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? डेल्टा ई कंपेयर करना है LMCT का। डेल्टा ई आपको कंपेयर करना है। अब यहाँ पे तो मैंने बता ही दिया थोड़ी देर पहले, इस जगह पे मैंगनीज का +7 है, क्रोमियम का +6 है एंड वेनाडियम का यहाँ पे +5 है। तो इन तीनों में कौन इजीली रिड्यूसिबल है? MnO4-। तो सबसे कम डेल्टा ई होगा
MnO4 माइनस के लिए। ये हो जाएगा यहाँ पे सीक्वेंस, बहुत ही आसान है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे भी डेल्टा ई हमें कंपेयर करना है। इन सब में देखो सबका ऑक्सीजन नंबर +6 है। ये एक्चुअली डाउन द ग्रुप वाला केस है, ठीक है। अब आपको पता ही है डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए अगर ऊपर से नीचे आओगे तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल। तो क्रोमियम +6 एंड टंगस्टन +6 कौन ज़्यादा स्टेबल है? टंगस्टन +6 ज़्यादा स्टेबल है। तो किसको रिड्यूस करना डिफिकल्ट होगा? टंगस्टन +6 को रिड्यूस करना डिफिकल्ट होगा, बिकॉज ये पहले से ही ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो ऊपर से नीचे अगर आएंगे, रिड्यूसिबिलिटी क्या हो रहा है यहाँ पे? डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे सेल्फ रिडक्शन टेंडेंसी डिक्रीजेस, ठीक है। तो सबसे आसानी से किस में हो जाएगा? LMCT या डेल्टा ई सबसे कम किस में होगा? CrO4 2- में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है सब। ये भी डाउन द ग्रुप केस है, ये वाला एग्जांपल भी डाउन द ग्रुप केस है। इन सब में +7 है। यहां पर भी आपका वही हो जाएगा डेल्टा ई का ऑर्डर, ठीक है। अब इन दोनों एग्जांपल में भी डेल्टा ई कंपेयर करना है। दोनों में कोबाल्ट मेटल है, दोनों में कोबाल्ट का ऑक्सीजन नंबर सेम है। अब मैंने लिगैंड चेंज कर दिया, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है। अब आपको पता ही है ब्रोमीन वाले केस के लिए क्या हो जाएगा? ब्रोमीन वाले केस के लिए लिगैंड का एनर्जी या लिगैंड का होमो, उसका एनर्जी ज़्यादा होगा, उससे डेल्टा ई क्या हो जाएगा? डेल्टा ई कम हो जाएगा। ये वाला पॉइंट, लिगैंड शुड हैव फील्ड ऑर्बिटल हैविंग हायर एनर्जी, ठीक है। डोनेटिंग एटम ऑफ द लिगैंड शुड हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ब्रोमीन एंड क्लोरीन में ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए ब्रोमीन का जो होमो होगा उसका एनर्जी क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर उसका एनर्जी ज़्यादा होगा तो डेल्टा ई कम हो जाएगा। बहुत ही आसान है सब। स्टूडेंट्स आप लोग अभी यहाँ पर ध्यान देना, जो मैं अभी एग्जाम्पल्स कराऊंगा LMCT का, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कंपाउंड का कलर बताऊंगा जो LMCT के कारण होता है, ठीक है। तो देखो ये जो KMnO4 है, KMnO4 इसका जो MnO4- आयन है, इसमें मैंगनीज का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब D0 है। अगर D0 है तो DD ट्रांजिशन नहीं होगा, उसके बाद भी ये कंपाउंड पर्पल है। क्यों? इट इज ड्यू टू लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। अब MnO4- कलर्ड है, लेकिन बट ReO4- एंड TeO4- उसके ग्रुप में, मैंगनीज के ग्रुप में ये दो कंपाउंड का कलर कुछ नहीं होता, ये कलरलेस होता है। अब ये क्यों कलरलेस होता है? बिकॉज LMCT ट्रांजिशन एनर्जी इनके लिए इज विद इन द UV रीजियन। इनके लिए ट्रांजिशन एनर्जी UV रीजियन के अंदर होता है, इसीलिए ये कलरलेस होता है, ठीक है। लेकिन MnO4- के लिए LMCT ट्रांजिशन एनर्जी विजिबल रेंज के अंदर होता है, इसीलिए वो कलर्ड होता है। और कौन सा कलर दिखाता है? वेरी फेमस कलर पर्पल, ठीक है। सिमिलरली ये जो K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट,
इसका जो आयन है Cr2O7 2 माइनस के कारण K2Cr2O7 आपका ऑरेंज कलर का कंपाउंड होता है। अब Cr2O7 2 माइनस में देखो क्रोमियम का +6 है, ये भी डी नॉट है, इसमें भी आपका डी ट्रांजिशन नहीं होगा, लेकिन इसमें LMCT होता है, इसलिए ये कलर्ड होता है। ठीक है, तो Cr2O7 2 माइनस का कलर हो जाएगा ऑरेंज। CrO4 2 माइनस, इसका नाम क्या है? क्रोमेट, इसका कलर होता है येलो। इट इज ऑल्सो ड्यू टू लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। इसमें भी क्रोमियम का +6 है। और एक कंपाउंड है CrO3, इसमें भी क्रोमियम का +6 है, ये भी डी नॉट है, लेकिन ये कलर्ड होता है, ये एक्चुअली रेड क्रिस्टल होता है। इसमें भी आपका LMCT होता है। अच्छा, क्रोमियम का और एक कंपाउंड इंपॉर्टेंट है CrO2Cl2, क्रोमिल क्लोराइड गैस। ये क्या होता है? ये ब्राउन कलर्ड का होता है। यहाँ पे मैं आपको जो जो कलर बता रहा हूँ वो सारे आपको याद रखना है। इट इज ऑल्सो ड्यू टू LMCT। इन सब में किसी में भी DD ट्रांजिशन नहीं होता है, नो DD ट्रांजिशन, बिकॉज इन सब में D नॉट या D0 कॉन्फ़िगरेशन होता है। नेक्स्ट एग्जांपल V2O5, इसमें वेनाडियम का देखो +5 है, ये भी आपका D नॉट है, तो ये कलरलेस होना चाहिए था, लेकिन ये कलरलेस नहीं होता है। ये आपका ऑरेंज या रेड होता है। इट इज ऑल्सो ड्यू टू LMCT। अब यहाँ पे ध्यान दो। अच्छा, जिंक +2, कैडमियम +2, Hg+2, ये सारे सेम ग्रुप में हैं। इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? D10। अगर D10 होगा तो नो DD ट्रांजिशन। इसके बाद भी इनके कुछ कंपाउंड्स का कलर होता है। देखो, ज़ेरेनेस, CDS एंड HGS। HGS में आपका लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होगा, इसमें भी लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होगा, इसमें भी लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होगा। इन सब में लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होगा, लेकिन ज़ेरेनेस में, ज़ेरेनेस वाले केस के लिए जो डेल्टा E होता है, लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर एनर्जी बहुत हाई होता है, UV रीजन में होता है। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, मैं यहाँ पे आपको एक फंडा बताऊंगा। LMCT में और एक पॉइंट आप ध्यान रखो, लिगैंड should be highly polarizable. Ligand should be highly polarizable and metal should be highly polarizing. देखो, अगर लिगैंड हाईली पोलराइजेबल है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड कम है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर जाएगा। और LMCT में तो लिगैंड अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और देखो, मेटल शुड बी हाईली पोलराइजिंग। अगर हाईली पोलराइजिंग मतलब पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से खींचेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, जैसे ये जिंक +2,
कैडमियम +2 एंड Hg+2, इनके लिए सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होता है Hg2+ का। आपको पता ही है पोलराइजिंग पावर में 5D का पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होता है कंपेयर टू 4D, 4D का ज़्यादा होता है कंपेयर टू 3D। यहाँ पे आपका वो एफ सबसेल का सील्डिंग विल्डिंग आ जाएगा, उसके बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाएगा वगैरह वगैरह, ये सब आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। तो पोलराइजिंग पावर 5D का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद 4D, उसके बाद 3D। तो यहाँ पे पोलराइजिंग पावर होगा सबसे ज़्यादा Hg2+ का, उसके बाद Cd2+, उसके बाद Zinc2+। ठीक है, तो Hg वाले केस के लिए मेटल ज़्यादा पोलराइजिंग है, Hg2+ ज़्यादा पोलराइजिंग है, और ज़्यादा पोलराइजिंग है तो LMCT अच्छे से होगा, अगर LMCT अच्छे से होगा डेल्टा ई क्या होगा, डेल्टा ई कम होगा। सिमिलरली CDS वाले के लिए भी डेल्टा ई कम होता है, इन दोनों के लिए डेल्टा ई लो, बिकॉज cadmium 2+ and Hg2+ both are highly polarizing compared to Zinc 2+, इसलिए इन दोनों के लिए डेल्टा ई या ट्रांजिशन एनर्जी लो होगा एंड आपका इसमें आ जाएगा विजिबल रेंज के अंदर आ जाएगा, विजिबल रेंज के अंदर आ जाएगा। तो यहां पे डेल्टा ई का ऑर्डर क्या होगा, ऐसा होगा। CDS एंड HGS यहाँ पे कलर है, HGS का कलर होता है रेड, CDS का कलर होता है येलो। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जिंक ऑक्साइड आपका होता है व्हाइट, लेकिन HgO आपका होता है कलर्ड। ठीक है, उसके बाद देखो मेनी आयोडाइड salts are colored due to LMCT। अच्छा, I माइनस क्या होता है, I माइनस आपका हाईली पोलराइजेबल होता है। अगर हाईली पोलराइजेबल होगा तो क्या होगा, LMCT अच्छे से होगा। LMCT अच्छे से होना मतलब डेल्टा ई लो होगा और वो विजिबल रेंज में आएगा। अब देखो यहां पे इंपॉर्टेंट एग्जांपल में ध्यान दो, जैसे ये HgCl2 एंड Hgi2 आपसे पूछा गया है कौन कलर्ड होगा एंड कौन कलरलेस होगा। देखो HgCl2 वाले केस के लिए डेल्टा ई ज़्यादा होगा कंपेयर टू Hgi2। Hgi2 में डेल्टा ई आपका विजिबल रेंज में आएगा, इसमें ट्रांजिशन एनर्जी आपका यूवी रेंज में आएगा। तो HgCl2 आपका होगा कलरलेस। अच्छा, यहाँ पे मैं कलरलेस का एग्जांपल लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा कलर्ड का एग्जांपल। Hgi2 का कलर क्या होता है, रेड होता है, और HgCl2 आपका होगा कलरलेस। HgCl2 पता है आपको, HgCl आपका होता है कलरलेस, लेकिन Agi क्या होता है, Agi आपका होता है येलो इन कलर। अच्छा, ये जो LMCT ये हम लोग पोस्ट ट्रांजिशन मेटल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। PbCl2 भी आपको पता है कलरलेस होता है, लेकिन PbI2 आपका होता है कलर्ड, ये होता है आपका गोल्डन येलो। एसेंशियल4 आपका होता है कलरलेस, लेकिन SnI4 आपका होता है डीप रेड। जर्मेनियम Cl4 ये आपका होता है कलरलेस, लेकिन जर्मेनियम I4 ये आपका होता है
कलर्ड, ये होता है ऑरेंज। ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे देखो जो मैंने यहाँ पे कंपाउंड्स बताया, जेरेनेस, CDS, HGS, उसके बाद HgCl2, HgI2, ये सारे कंपाउंड आप लोग सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ोगे। ठीक है, वहाँ पर आपको कलर याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम फिर से एक बार कलर पढ़ रहे हैं, तो आप लोग कोशिश करो यहाँ पे भी अच्छे से याद हो जाए। ठीक है। मेनली देखो ये AgN लेड वाले का कलर तो आपको याद रखना है। उसका देखो जेरेनेस का वाइट होगा, HgS रेड होगा, CDS येलो होगा। सॉल्ट एनालिसिस में हम कलर को अच्छे से पढ़ेंगे, वहाँ पे मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा। लेकिन अभी आप लोग यहाँ से थोड़ा याद करने का कोशिश करो। ठीक है। बार बार अगर हम डिफरेंट जगह पे पढ़ेंगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा, अल्टीमेटली हमें कोई ट्रिक भी नहीं चाहिए होगा। अच्छा, आप लोग अभी यहाँ पे सोचोगे HgS तो भाई कलर्ड है, रेड है, लेकिन HgCl2 कलरलेस कैसे हो गया? अच्छा, HgS में लिगेंड आपका अलग है, सल्फर है, और यहाँ पे देखो क्लोरीन लिगेंड है। अब यहाँ पे H2 माइनस है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, H2 माइनस, यहाँ पे क्लोरीन। तो कौन ज़्यादा पोलराइजेबल होगा? सल्फर ज़्यादा पोलराइजेबल होगा। ठीक है, सल्फर अगर ज़्यादा पोलराइजेबल है तो LMCT अच्छे से हो जाएगा। अगर LMCT अच्छे से होगा, डेल्टा ई आपका विजिबल रेंज में आ जाएगा। ठीक है। और हम ऐसे भी सोच सकते हैं, सल्फर एंड क्लोरीन में व्हिच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका होमो का एनर्जी कम होगा, LMCT में दिक्कत हो जाएगा। थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था। यहाँ पे आप ये दोनों पॉइंट अच्छे से याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, आपके पास है Sb2H3 एंड Sb2O3। अब यहाँ पूछा गया इन दोनों में कौन कलरलेस होगा और कौन कलर्ड होगा। इस वाले केस में सल्फर लिगेंड है, इस वाले केस में ऑक्सीजन लिगेंड है। सल्फर वाले केस के लिए H2 माइनस ज़्यादा पोलराइजेबल होगा, अच्छे से LMCT होगा, डेल्टा ई कम हो जाएगा, विजिबल रेंज के अंदर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कलर्ड और ये हो जाएगा आपका कलरलेस। तो इसका कलर होता है आपका ऑरेंज और ये आपका हो गया कलरलेस। अच्छा, और एक एग्जांपल देखो, ये Fe2O3 आपका रेड होता है ड्यू टू LMCT। ध्यान रखना है, Fe2O3 वाला कंपाउंड आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है। ये रेड क्यों होता है? ड्यू टू LMCT। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जब कॉपर 1 या आपका कॉपर +1 में कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? D10 होगा, तो DD ट्रांजिशन नहीं होगा। उसके बाद भी कॉपर +1 का कुछ कंपाउंड कलर्ड होता है, जैसे Cu2O, Cui, ये सारे कंपाउंड कलर्ड क्यों होता है? ड्यू टू LMCT। अच्छा, ये होता है रेड और ये होता है आपका ब्राउन। हम लोग ब्रीफ में देख लेंगे MLCT, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। ये कैसे होता है? व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विथ ए मेटल लाइक कैरेक्टर टू दोस विथ ए लिगेंड लाइक कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विथ मेटल लाइक कैरेक्टर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विथ मेटल लाइक कैरेक्टर, ये वाला होगा आपका होमो और ये वाला आपका होगा लूमो। अच्छा, यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल है, ये वाला जो ऑर्बिटल है, दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैविंग मेटल लाइक कैरेक्टर, तो इसको हम बोल देंगे एमो ऑफ मेटल। ठीक है, एंड इसको होना चाहिए यहाँ पे होमो, मतलब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन होगा। एंड लुक एट दिस ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल के पास किसका कैरेक्टर ज़्यादा है? लिगैंड का कैरेक्टर ज़्यादा है, बिकॉज इसका एनर्जी लिगैंड का एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी के आसपास है। अच्छा, यहाँ पे ये जो लिगैंड का एंटीबॉन्डिंग होगा, ये लिगैंड का एंटीबॉन्डिंग आपका एक्चुअली में होता है पाई स्टार। ठीक है, तो ये वाला ऑर्बिटल आपका हो जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ
लिगैंड, ये एक्चुअली में इसको हम कहेंगे लूमो। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा ऐसे। अच्छा, एमएलसीटी होने का क्राइटेरिया क्या है? द लिगैंड शुड हैव हाई एनर्जी एम्प्टी पाई स्टार। लिगैंड का जो पाई स्टार है, ये एंटीबॉन्डिंग पाई स्टार है, उसका एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए। तो इस लाइन का मीनिंग क्या है? ये वाला ऑर्बिटल कभी इसके नीचे नहीं होना चाहिए। अगर इसके नीचे होगा तो ट्रांजिशन कैसे होगा? ठीक है, ये वाला ऑर्बिटल ऑलवेज इसके ऊपर होना चाहिए। फिर से सुन लो, ये वाला ऑर्बिटल ऑलवेज इसके ऊपर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन देखो, अगर ट्रांजिशन अच्छा होने के लिए, मतलब डेल्टा ई कम होने के लिए, लूमो का एनर्जी क्या होना पड़ेगा? लूमो का एनर्जी कम होना पड़ेगा। मतलब molecular orbital with ligand like character should have lower energy. Molecular orbital with ligand like character should have low energy. अब इस पॉइंट को एंड इस पॉइंट को कंफ्यूज मत करना, ठीक है? दोनों अलग अलग पॉइंट एक्चुअली में। इस पॉइंट का मीनिंग क्या है? ये वाला जो ऑर्बिटल है, इसका एनर्जी इसके ऊपर होना चाहिए, इसके नीचे अगर होगा ट्रांजिशन नहीं होगा। अब इस पॉइंट का मीनिंग क्या है? ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है, मेटल और लिगैंड का ऑर्बिटल कंबाइन होने के बाद, इसका एनर्जी कम होना चाहिए, तब जाके डेल्टा ई कम होगा एंड एमएलसीटी फेवरेबल हो जाएगा। ये एमएलसीटी कौन से लिगैंड वाले केस के लिए होता है? पाई एक्सेप्टर लिगैंड वाले केस के लिए होता है। ये ध्यान रखना, पाई एक्सेप्टर लिगैंड। पाई एक्सेप्टर लिगैंड मतलब आपका नॉन क्लासिकल लिगैंड, जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। पाई एक्सेप्टर लिगैंड का एग्जांपल क्या है? ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, CO, CN-, SCN-, NO एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? द मेटल शुड बी इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, एमएलसीटी में लिगैंड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, metal is getting oxidized. अब अगर देखो मेटल का ऑक्सीडेशन अगर अच्छे से होगा तो एमएलसीटी अच्छे से हो जाएगा, या डेल्टा ई कम हो जाएगा, या तो वो विजिबल रेंज के अंदर आ जाएगा। अगर मेटल अच्छे से ऑक्सीडाइज होता है या आसानी से ऑक्सीडाइज होता है तो एमएलसीटी अच्छे से होगा, डेल्टा ई या ट्रांजिशन एनर्जी कम होगा एंड विजिबल रेंज के अंदर आ जाएगा। अब मेटल अच्छे से ऑक्सीडाइज कब होगा? जब मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। ठीक है, तो उसके बाद देखो और एक पॉइंट क्या लिखा है? मेटल शुड हैव हाई लाइंग फील्ड ऑर्बिटल। मतलब ये जो ऑर्बिटल है, इसका एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए। अगर इसका एनर्जी ज़्यादा होगा तो डेल्टा ई कम होगा एंड विजिबल रेंज के अंदर आ जाएगा, एमएलसीटी अच्छे से होगा। अब एमएलसीटी का कुछ एग्जाम्पल जो इम्पोर्टेंट है वो देख लो यहाँ पे। जैसे K4 FeCN6, K3 FeCN6, इनमें आपका एमएलसीटी होगा। अच्छा, और एक फेमस एग्जांपल है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला आप लोगों को शायद पता ही होगा, FeH2O5 NO2+। मैं कॉम्प्लेक्स कैटायन का फॉर्मूला बता रहा हूँ। एक्चुअली में ये फॉर्मूला क्या होता है? FeH2O5 NO SO4। ठीक है, अब यहाँ पे
एनो पहले ऐसा रहता है। अब आपको पता ही है एनो में एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ पे इस आयरन का इनिशियली ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2। अब एनो क्या करता है, अपना ये ऑड इलेक्ट्रॉन Fe+2 को दे देता है और ये NO+ में कन्वर्ट हो जाता है एंड Fe2+ Fe+ में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफ़र हुआ। NO पहले क्या था, नाइट्रोसिल लिगैंड, अब क्या हो गया है, नाइट्रोसोनियम लिगैंड। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, आपका आंसर होगा +1। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ब्राउन रिंग के अंदर कलर क्यों होता है, ड्यू टू MlCT। बच्चों देखो यहाँ पे थर्ड टाइप है मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। अब इसमें देखो जो मेन एग्जाम्पल है Fe4 FeCN6, उसके बाद होल्थ्राइस। अब इसमें ये वाला आयरन होता है आपका +3 में, ये वाला आयरन आपका होता है +2 में। अब Fe+2 से Fe+3 तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। ये Fe+2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है Fe3+ को। तो ये होता है मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र के कारण इसका कलर होता है प्रूसियन ब्लू। ये जो कंपाउंड है ये आप लोगों ने लेसाइन टेस्ट में पढ़ा है, नाइट्रोजन का लेसाइन टेस्ट में ये प्रूसियन ब्लू कलरेशन होता है और उसमें ये वाला कंपाउंड बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो जिन एग्जाम्पल में देखना सेम मेटल का दो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर रहता है, उनमें आपका मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है। जो और एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है Pb3O4, इसमें आपका PbO एंड PbO2 रहता है। Pb3O4 में आपका PbO एंड PbO2 रहता है। ये 2:1 स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में रहता है। अच्छा, PbO में लेट का ऑक्सीडेशन नंबर है +2, PbO2 में लेट का है +4। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है Pb+2 से Pb+4 तक। तो यहाँ पे आपका MmCT हो रहा है, इसलिए Pb3O4 रेड कलर होता है। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान है सब। यहाँ पे इसको हमें डिटेल में जानना नहीं है, सिर्फ एग्जांपल्स ध्यान रखना है। जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। और इसके बाद देखो लिगैंड टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफ़र है, उसमें कुछ खास एग्जांपल नहीं है, इसीलिए मैं उसको आपको बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो चार्ज ट्रांसफ़र यहीं तक हो गया आपका ख़त्म। मैंने जो जो आपको एग्जांपल्स बताया है वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और कुछ कंपाउंड्स का मैंने कलर भी बताया है, और कलर भी अभी ध्यान रखोगे तो अल्टीमेटली आपको याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, आपको सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। तो जल्दी से आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय।